हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनवरी महीने के लास्ट वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है अब उसका नाम बदलकर हो गया है अमृत उद्यान। गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को साल 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा साल के सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में डिक्लेयर किया गया है अस्का पुलिस स्टेशन को, जो कि ओडिशा राज्य के अंदर है। ओडिशा राज्य के गंजम जिले में ये स्थित है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और इसको साल 2022 के लिए देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 25 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के अंदर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। इनसे पहले यहाँ की प्रधानमंत्री थी जैसिंडा आर्डन, लेकिन उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। 27 से लेकर के 31 जनवरी तक SCO फिल्म महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का फिल्म फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया है मुंबई शहर में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साल 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष अपना भारत है। तो इसी के चलते SCO का जो हाल ही में फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो भारत की मेज़बानी में मुंबई शहर के अंदर आयोजित किया गया है। यहाँ पर इस फिल्म समारोह के अंदर SCO कंट्रीज़ की 57 फिल्में दिखाई गई हैं। हाल ही में भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीते लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से हर साल भारत में 12 चीते लाए जाएंगे। और उसके लिए हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ये 8 से 10 सालों तक इसके जरिए भारत में चीते हर साल लाए जाएंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले नामीबिया कंट्री से भारत में चीते लाए गए थे सबसे पहले, और टोटल 8 चीते यहाँ से लाए गए थे, जिनको मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है। 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम होता है ये एक संवाद कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रहने के लिए सुझाव देते हैं। तो इस बार का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है ये इसका 6ठा संस्करण था, और ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है ये साल 2018 से ही हो रहा है। तो इसी कारण से इस बार इसका 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है, इससे पता चलता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो इसमें कुल 145 देशों को रैंक किया गया है उनकी सैन्य ताकत के मामले में। तो इसमें नंबर 1 जो कंट्री है वो है अमेरिका, यानी कि दुनिया की सबसे पावरफुल सेना अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पर है रसिया, फिर तीसरे नंबर पर आता है चाइना, और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अपना भारत। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। यहाँ पर आप टॉप कंट्रीज को देख सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत, 5वें पर ब्रिटेन और 6ठे पर इसी तरीके से इसके बाद 7वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। और इस लिस्ट में सबसे आखिर में जो देश है, यानी कि 145वें नंबर पर जो कंट्री है वो है भारत का पड़ोसी देश भूटान, यानी कि भूटान की सेना सबसे कम ताकतवर है। दिग्गज अभिनेत्री जमुना का हाल ही में निधन हो गया है 86 वर्ष की आयु में। ये किस राज्य से थी। तो अभिनेत्री जमुना का जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्होंने मेनली तेलुगु सिनेमा के लिए काम किया था, और 200 से भी ज़्यादा फिल्मों के अंदर इन्होंने अभिनय किया था। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोकसभा सदस्य भी चुनी गई थी। NCC की स्थापना के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है। तो NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर जो है,
इसकी स्थापना हुई थी साल 1948 में। तो इस बार एनसीसी की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के चलते हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और अभी के समय एनसीसी के जो महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के अंदर, उसमें पहला टूर्नामेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का हाल ही में समापन हो चुका है और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये आज के समय दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में स्टेफानोस सिसिपास को हराया है जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं। तो इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल्स के विजेता हैं नोवाक जोकोविच और उप विजेता हैं स्टेफानोस सिसिपास। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है आरियाना शबालेंका ने और आरियाना शबालेंका जो है ये बेलारूस की हैं। तो ये इस बार की विजेता बनी है और इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। जबकि नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष सिंगल्स में विजेता बने हैं, ये इनके पूरे करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब है और इसी के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए राफेल नडाल की भी बराबरी कर ली है क्योंकि दोनों लोगों ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो बेलारूस की आरियाना शबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल को जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराया जिनका नाम है एलेना रयपकिना। इनमें से कौन सी भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल्स में उप विजेता रही है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल्स इवेंट के अंदर सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने फाइनल में एंटर किया था, हालांकि ये फाइनल में हार गए थे। तो इसके चलते ये उप विजेता रहे और जिन्होंने इनको हराया है फाइनल में उनका नाम है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने, जो कि ब्राज़ील के हैं, इन्होंने मिक्स्ड डबल्स को जीता है जबकि उप विजेता हैं भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। और आपको बता दूं कि इसी के साथ सानिया मिर्जा ने अपने ग्रैंड स्लैम करियर से अब संन्यास भी ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है जो कि हाल ही में 29 से लेकर के 31 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आए थे। तो इनका नाम है शाबा कोरोसी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शाबा कोरोसी जो कि हंगरी के हैं, ये पिछले साल सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष होता है उसको 1 साल के लिए चुना जाता है और अभी के समय है हंगरी के व्यक्ति शाबा कोरोसी। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इनको इन्वाइट किया था। तो ये जनवरी के एंड में भारत की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC ने किस मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये भारत की एक सरकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। निखत जरीन भारत की एक मशहूर मुक्केबाज हैं और पिछले साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम के अंदर, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अब इनको NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है। इसकी थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे, यह हर साल भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी के ही दिन भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन ने अपने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। तो 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। कालवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम आपको बताना है जिसको हाल ही में 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो कालवरी श्रेणी के अंतर
टोटल 6 सबमरीन बना करके इंडियन नेवी को दी जाएंगी और इनमें से जो 5वीं पनडुब्बी है उसको हाल ही में कमीशन कर दिया गया है, जिसका नाम है INS वागीर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलबरी क्लास सबमरीन को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत टोटल 6 सबमरीन बना करके इंडियन नेवी को डिलीवर की जाएंगी और इनको बनाने का काम दिया गया है मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड को। तो इस सीरीज के अंदर अभी तक 6 पनडुब्बियाँ इंडियन नेवी के अंदर शामिल कर ली गई है, जिनका नाम है INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला और अभी 5वीं कमीशन की गई है INS वागीर। इसके बाद फिर एक ही होगी, इसका नाम है INS वाक्सीर, जो कि अभी अंडर सी ट्रायल से बाद में इसको भी कमीशन किया जाएगा। हाल ही में 25 जनवरी 2023 को किस देश में अमेरिकी सैन्य बलों के द्वारा ISIS का क्षेत्रीय सरगना बिलाल अल सुडानी मारा गया है? तो बिलाल अल सुडानी ये ISIS जो आतंकवादी संगठन है उसका सोमालिया के अंदर एक क्षेत्रीय सरगना था और इसको हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने मार दिया है। तो हमारा आंसर होगा सोमालिया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया के अंदर वहां पर ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेशल एनवाई के रूप में अपॉइंट किया है जूली टर्नर को। ये पद साल 2017 से ही खाली था, लेकिन अब इस पद पर नियुक्त किया गया है जूली टर्नर को। प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है। इनको कौन से साल में प्रतिजर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बालकृष्ण दोषी भारत के एक बहुत ही मशहूर वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे, और इनको आर्किटेक्चर की फील्ड में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है प्रतिजर पुरस्कार, ये मिला था साल 2018 में और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए थे। आपको बता दूं कि प्रतिजर अवार्ड जो होता है इसको नोबेल प्राइज भी बोलते हैं आर्किटेक्चर में। बालकृष्ण दोषी ने भारत के अंदर कई सारी बिल्डिंग्स का डिजाइन तैयार किया था, जैसे कि IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, इसी तरीके से NIFT दिल्ली। तो इस तरीके से भारत में कई सारे जो सरकारी संस्थान हैं उनका डिजाइन बालकृष्ण दोषी ने ही तैयार किया था। तो इनको कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2018 के अंदर इनको प्रतिजर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया था। रॉयल गोल्ड मेडल, जो कि ब्रिटेन का वास्तुकला के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये इनको साल 2022 में दिया गया था। इसके अलावा भारत सरकार ने इनको 3 पद्म अवार्ड्स दिए हैं, जिसमें से जो देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म विभूषण, वो इनको इसी साल मरणोपरांत दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। तो बालकृष्ण दोषी के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी नाम की ये जो बुक है इसको लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। और इस बुक को रिलीज किया है हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 29 जनवरी 2023 को नबा किशोर दास की गोली लगने से मौत हो गई है। ये किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो नबा किशोर दास, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओडिशा राज्य की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजू जनता दल, उसके ये एक नेता थे और हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इनको किसी ने गोली मार दी और इनकी डेथ हो गई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा। तो जिस वक्त इनकी डेथ हुई ये ओडिशा राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। उत्तराखंड राज्य में लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में किस पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो लक्ष्मण झूला था, जो कि गंगा नदी में ऋषिकेश के अंदर बनाया गया था, तो अब ये जो झूला है ये बंद कर दिया गया है। 2022 में ही इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि यात्रियों के लिए यह सुरक्षित नहीं था। लगभग 90 साल पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसको बनाया गया था, तो अब इसको बंद कर दिया गया है और इसके विकल्प के रूप में इसी के बराबर में एक दूसरा पुल बनाया गया है, जिसका नाम है बजरंग सेतु। अभी ये बनाया जा रहा है और 2023 के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा स्थितियों का ध्यान रखते हुए इनमें से किस बल ने ऑप्स अलर्ट नाम से अभ्यास किया है? तो गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर सुरक्षा स्थितियों का ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यह अभ्यास किया था ऑप्स अलर्ट नाम से।
यह जो अभ्यास है ये पाकिस्तान बॉर्डर पर आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो गणतंत्र दिवस समारोह जो होता है ये अब 7 दिनों तक टोटल आयोजित किया जाता है। ये शुरू होता है 23 जनवरी को, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है, पराक्रम दिवस, उस दिन से ये शुरू होता है और फिर 30 जनवरी को यानी कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तक ये चलता है। तो 23 से लेकर के 30 जनवरी तक गणतंत्र दिवस समारोह 2023 आयोजित किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इस बार भारत का 74th रिपब्लिक डे था, ये भी आपको याद रखना है। 23 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में मिलिट्री टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी के दिन नई दिल्ली में मिलिट्री टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किया भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। मिलिट्री टैटू जो कार्यक्रम है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के जो सशस्त्र बल हैं उनके शौर्य का प्रदर्शन किया गया। और दूसरा है आदिवासी नृत्य महोत्सव, तो ये भारत के आदिवासी समुदाय का एक डांस फेस्टिवल था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 21 आइलैंड्स का नाम हाल ही में भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि जो परमवीर चक्र अवार्ड होता है ये भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये आज तक 21 जवानों को ही दिया गया है। तो उन्हीं 21 जवानों के नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर 21 द्वीपों का नाम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन 21 जवानों को आज तक परमवीर चक्र दिया गया है उनकी फोटोज यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स का नामकरण किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम बत्रा के नाम पर, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर इस आइलैंड को नाम दिया गया है बत्रा आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संस्था को चुना गया है? तो हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, अनाउंस किए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार होता है ये भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी लोग अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं या फिर जो संस्थाएं अपना उत्कृष्ट योगदान देती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये सिर्फ संस्थागत श्रेणी के अंदर ही दिया गया है और 2 संस्थानों को ये दिया गया है। उनमें से एक है लुंगलई फायर स्टेशन जो कि है मिजोरम के अंदर, और दूसरा है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि ओडिशा राज्य का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है ये भारत के अंदर 5 से लेकर के 18 साल के बच्चों को 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो इस बार कुल 11 बच्चों को यह अवार्ड दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन 11 बच्चों में से 5 तो गर्ल्स हैं, इसके अलावा 6 बॉयज़ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो साल 2023 के अंदर पद्म अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। ये टोटल 106 पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। इन 106 पद्म अवार्ड्स में से 6 तो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण। फिर इसके अलावा 9 पद्म पुरस्कार जो हैं वो पद्म भूषण हैं और 91 पद्म पुरस्कार जो हैं वो पद्मश्री अवार्ड्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके कि पद्म विभूषण पुरस्कार किनको किनको दिए गए हैं। तो पद्म विभूषण जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये 6 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नाम है बालकृष्ण दोषी, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी हाल ही में 24 जनवरी को डेथ हो गई है। ये भारत के एक मशहूर वास्तुकार थे। तो इनको मरणोपरांत आर्किटेक्चर की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा। फिर दूसरे व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के एक सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इसके चलते इनको आर्ट यानी कि कला की श्रेणी में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। SM कृष्णा, तो यहाँ पर तीसरे और छठे जो व्यक्ति हैं इनका नाम आपको एक साथ याद रखना है। SM कृष्णा जो है ये कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
तो इनको भी पब्लिक अफेयर्स में दिया जाएगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव, तो क्योंकि इनके 2022 में अक्टूबर महीने में डेथ हो गई थी, तो इनको यह पुरस्कार पब्लिक अफेयर्स की ही श्रेणी में लेकिन मरणोपरांत दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पर यहाँ पर दिलीप महालनोबिस को दिया गया है। दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल राज्य के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे और इन्होंने डायरिया के इलाज के लिए एक सोल्यूशन तैयार किया था जिसका नाम था ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो इनकी अक्टूबर महीने में पिछले साल डेथ हो गई थी, तो इनको अभी मरणोपरांत मेडिसिन के फील्ड में इनके योगदान के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। फिर अगले व्यक्ति हैं श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन भारत के एक मैथमेटिशियन हैं और इनको एबल पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको पता होगा एबल पुरस्कार जो है ये इसको गणित का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो इनको श्रीनिवास वर्धन को 2007 में दिया गया था और अभी इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में साल 2023 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। फिर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पद्म भूषण के जो 9 विजेता हैं उनके बारे में। पद्म भूषण के अंदर सबसे पहले विजेता हैं एस.एल. भैरप्पा, जो कि एक साहित्यकार हैं और ये कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, तो कर्नाटक से हैं। इनको साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में दिया जाएगा। फिर इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत के एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति हैं, तो इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री की श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाएगा। दीपक धर, जो कि भारत के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी हैं, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाएगा। वाणी जयराम, ये दक्षिण भारत की एक प्लेबैक सिंगर थी। इन्होंने हजारों के संख्या में गाने गाए हैं, लेकिन हाल ही में इनकी फरवरी महीने में डेथ भी हो गई है, तो इनको अब ये पुरस्कार मरणोपरांत कला के श्रेणी में दिया जाएगा। स्वामी चिन्नाजियर, तो ये एक आध्यात्मिक नेता हैं, तो इनको अध्यात्म के लिए दिया जाएगा। सुमन कल्याणपुर, ये भारत की एक फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, यानी कि पार्श्व गायिका हैं, तो इनको आर्ट की कैटेगरी में दिया जाएगा। फिर अगले व्यक्ति हैं कपिल कपूर, ये एक भाषा विज्ञानी हैं, साहित्य के विद्वान हैं, तो इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया जाएगा। फिर अगली हैं सुधा मूर्ति, जो कि भारत की एक मशहूर लेखिका और शिक्षिका हैं, साथ ही में ये इन्फोसिस की इस समय अध्यक्ष भी हैं, तो इनको सोशल वर्क के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर आखिर में हैं कमलेश डी पटेल, तो ये एक आध्यात्मिक नेता हैं, तो इनको अध्यात्म के लिए इस बार का पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। तो ये सभी अवार्ड्स आपको याद रखने हैं इस बार के पद्म अवार्ड्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड के अंदर टोटल 23 झांकियां शामिल की गई थी। इनमें से 17 झांकियां भारत के अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की थी। इसके अलावा जो अन्य 6 झांकियां थी वो भारत के केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की थी। तो ये जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियां शामिल की गई थी, इनमें सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तराखंड की झांकी को। यहाँ पर आप इस झांकी को देख भी सकते हैं, ये मानस खंड की थीम पर आधारित थी। इसके अलावा जो 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां निकाली गई थी, उसमें सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड जीता है जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस 2023 की परेड से रिलेटेड जो अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, उनमें कौन कौन से अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। ये दो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार जीता है राज्यों में उत्तराखंड की झांकी ने, और मंत्रालयों की झांकी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार है वो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में सबसे बेस्ट मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला है पंजाब रेजिमेंट सेंटर कॉन्टिजेंट को। फिर इसके अलावा जो भारत में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं और जो सहायक बल हैं, उनमें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया है सीआरपीएफ को। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड के अंदर जो मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था, और ये पहली बार था जब भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट बनाया हो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिस्र। इनके साथ में मिस्र की एक सैन्य दल भी आया था जिसने इस बार की परेड के अंदर हिस्सा लिया है।
फिर अगले क्वेश्चन में देखिए यही पूछा गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अंदर निम्न में से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। तो इसमें मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई थी इस बार, सो आंसर होगा मिस्र। 74वें गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक 21 तोपों की सलामी पहली बार किस मेड इन इंडिया तोप से दी गई है। तो रिपब्लिक डे के अवसर पर जो पारंपरिक रूप से 21 तोपों की सलामी दी जाती है वो इस बार फर्स्ट टाइम मेड इन इंडिया तोप से दी गई है, जिसका नाम है 105 mm इंडियन फील्ड गन। इससे पहले जो 21 तोपों की सलामी दी जाती थी वो ब्रिटिश ज़माने की 25 पाउंडर फील्ड गन से दी जाती थी, लेकिन पहली बार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 105 mm इंडियन फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। भारत पर्व नाम का जो उत्सव होता है ये हर साल नई दिल्ली के लाल किला मैदान में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका आयोजन भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसमें देश भर की संस्कृति और भोजन को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी के लास्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसकी थीम है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसकी थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। फिर 25 जनवरी को भी दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, वो भारत के अंदर ही है। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, और दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे। फिर इसके बाद 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 29 जनवरी को इस बार मनाया गया है विश्व कुष्ठ दिवस 2023। ये जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 29 जनवरी को मनाया गया है। इस बार की थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। फिर 30 जनवरी को होता है भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी कि शहीद दिवस। 30 जनवरी 2023 को किस शहर में छात्रों के लिए G20 के समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो हाल ही में 30 जनवरी को बेंगलुरु शहर के अंदर छात्रों के लिए G20 के जैसा एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें बेसिकली युवाओं को प्रेरित करने के लिए G20 के ही तरह जो अलग अलग स्कूलों के छात्र हैं वो इकट्ठे हुए थे और बेंगलुरु के अंदर ये समिट आयोजित की गई थी। भारतीय सेना ने 21 से लेकर के 31 जनवरी तक त्रिशक्ति प्रहार नाम से एकीकृत सैन्य अभ्यास का आयोजन कौन से स्थान पर किया है। त्रिशक्ति प्रहार नाम का जो अभ्यास हुआ है ये हाल ही में हुआ है उत्तरी बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा जो भारत में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। क्रिकेटर मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये किस राज्य से हैं। तो मुरली विजय ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ये भारत के मशहूर क्रिकेटर थे और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। निम्न में से किस देश ने 15वें हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप ये पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप है, जो कि इस बार ओडिशा राज्य के अंदर आयोजित किया गया था। तो इसको जीत लिया है जर्मनी ने, और जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हराया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की है और ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ओडिशा में ये कौन से दो शहरों में हुआ है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एक तो भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला। भुवनेश्वर के जिस स्टेडियम के अंदर खेले गए थे इसके मैच, उसका नाम है कलिंग स्टेडियम, और राउरकेला में एक नया स्टेडियम बनाया गया है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो इन्हीं दोनों स्टेडियम के अंदर इसके मैच खेले गए हैं। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो इस बार के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 16 टीमें शामिल हुई थी, जिसमें फाइनल रैंकिंग के अंदर भारत का स्थान है 9वां।
पहले नंबर पर मैंने आपको बताया जर्मनी रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है बेल्जियम, इसी तरीके से 9वें नंबर पर है अपनी भारत की टीम। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने हर गांव हरियाली पहल शुरू की है? तो हर गांव हरियाली पहल को शुरू किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर के अंदर हर गांव हरियाली पहल के तहत एक टारगेट सेट किया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर यहाँ पर 1,35,00,000 पौधे लगाए जाने हैं और इनमें से 90 लाख पौधे ऑलरेडी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गुलमर्ग शहर है, यहीं पर इस बार का खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। 28 जनवरी को किस शहर में वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक पायलट की मृत्यु हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश का मुरैना। मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए और इस दुर्घटना में एक पायलट की डेथ हो गई है। यहाँ पर जिन 2 फाइटर पायलट्स के बीच में टक्कर हुई उनमें से एक था सुखोई 30 विमान और दूसरा था मिराज 2000। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। और इसका उद्घाटन किया था भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका किस शहर में आयोजित किया गया है? तो विज्ञानिका नाम से जो साइंस लिटरेचर फेस्टिवल हाल ही में हुआ है, ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत ही आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है भारत की मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं भारत की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे। इनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया है। प्रभा अत्रे को इससे पहले साल 2022 के अंदर देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था पद्म विभूषण। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये कौन है? ये भारत के एक मशहूर बांसुरी वादक हैं। जनवरी 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कोच थे ग्रेहम रीड, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इस बार का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जो टीम है वो फाइनल रैंकिंग में 9वें स्थान पर आई थी। भारत की टीम क्वार्टर फाइनल के अंदर भी एंटर नहीं कर पाई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को संसद में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी को पेश किया गया है। 31 जनवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% रहेगी। हालांकि रेंज जैसे यहाँ पर पूछा गया है तो अनुमान लगाया गया है कि ये जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है ये 6 से लेकर के 6.8% के बीच में रह सकती है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 6 से लेकर के 6.8% के बीच में। फिर अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है जो कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान दिया गया है वो है 7%। इसके बाद आपको याद रखना है राजकोषीय घाटा के बारे में, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, जो कि जीडीपी के % के रूप में कैलकुलेट किया जाता है
तो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुमान लगाया गया है कि भारत का फिस्कल डेफिसिट हो सकता है 6.4%। देन इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान जो CPI इन्फ्लेशन रहा है वो रहा है 6.8%, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI इन्फ्लेशन रहा है 11.5%। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारत में जो 3 मेन क्षेत्र हैं उनमें ग्रोथ रेट कैसी रहने वाली है। तो सर्विसेज यानी कि सेवा क्षेत्र में जो विकास दर होने वाली है वो होगी 9.1%। इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास का अनुमान लगाया गया है 4.1%। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में जो वृद्धि होगी वो होगी 3.5%। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर दिसंबर के अंत तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो हो चुका है 563 अरब डॉलर। तीनों सेनाओं का द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो एमफेक्स नाम का जो अभ्यास होता है ये एक त्रिसेना अभ्यास है, मतलब तीनों सेनाएं जो है भारत की, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों सेनाएं इसमें एक साथ हिस्सा लेती हैं और ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 जनवरी को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। यानी कि इस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये कौन सा शहर है? ये है कर्नाटक का धारवाड़। कर्नाटक का जो धारवाड़ शहर है यहाँ पर एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान का अध्ययन किया जा सकेगा। धारवाड़ जो शहर है कर्नाटक का, ये हाल ही में एक और कारण से न्यूज़ में था क्योंकि इस साल जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, नेशनल यूथ फेस्टिवल, वो कर्नाटक के 2 शहरों में आयोजित किया गया था, एक तो हुब्बली और दूसरा धारवाड़। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? यानी कि साल 2022 में सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन रहे पुरुषों में, ये आपको बताना है। तो हाल ही में ICC ने साल 2022 के लिए जो क्रिकेट के अवार्ड्स होते हैं उनकी घोषणा की है। तो साल के सबसे बेस्ट क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं। तो इसके लिए इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। जो भी साल का सबसे बेस्ट क्रिकेटर होता है उसको ICC के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। इसी तरीके से महिलाओं में जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर चुना जाता है उसको रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। तो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? इनका नाम है नट साइबर और ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। तो इनको मिला है रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड। इस बार के ICC अवार्ड्स के अंदर जो मेन बातें आपको याद रखनी है वो इनमें से एक मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। साल के सबसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर हैं बाबर आजम और सबसे बेस्ट महिला क्रिकेटर चुनी गई है नट साइबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हीं को ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में भी चुना गया है। यानी कि पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं बाबर आजम और महिलाओं में है नट साइबर। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो क्योंकि टेस्ट मैच सिर्फ पुरुषों के लिए होते हैं तो बेन स्टोक जो है उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसी तरीके से अगर हम T20 की बात करें तो T20 के पुरुषों में जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर रहे वो थे भारत के सूर्य कुमार यादव। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव और महिलाओं में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है तहलिया मैकग्राथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं पुरुषों में चुने गए हैं मार्को जॉनसन फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका और महिलाओं में चुना गया है भारत की रेणुका सिंह को। उभरती हुई महिला खिलाड़ी के रूप में रेणुका सिंह को चुना गया है। इसके अलावा आपको 2 अन्य अवार्ड्स याद रखने हैं। ICC अंपायर ऑफ द ईयर ये बने हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड के हैं और ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ खेल भावना दिखाने के लिए दिया जाता है, इस बार ये नेपाल के आसिफ शेख को दिया गया है। 10 से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा?
तो पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा और इसको आयोजित करेगा भारत का पर्यटन मंत्रालय। चेक गणराज्य के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? चेक गणराज्य जो कंट्री है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यहाँ के अगले राष्ट्रपति होंगे पेट्रो पावेल। हालांकि अभी के समय है मिलोश ज़ेमन, जो कि मार्च महीने में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो इनके बाद बन जाएंगे पेट्रो पावेल। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MC मैरी कॉम। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के जो उच्च अधिकारियों के ऊपर भारत के कुछ पहलवानों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी जांच करने के लिए सरकार ने एक 5 मेंबर्स की निरीक्षण समिति बनाई है और उसकी अध्यक्ष चुनी गई है MC मैरी कॉम, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं कि इस कमेटी के अंदर एक और महिला को शामिल किया गया है बाद में, जिनका नाम है बबीता फोगाट, जो कि भारत की एक पूर्व रेसलर हैं। तो ये 6ठी मेंबर के रूप में इसमें शामिल हुई हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये जो खादी उत्सव हुआ है ये हाल ही में मुंबई के अंदर शुरू हुआ है। ये पूरे 1 महीने तक चलेगा, यानी कि जनवरी के मिड में शुरू हुआ था और फरवरी के मिड में ये समाप्त होगा। तो खादी उत्सव 2023 जो है ये मुंबई के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर KVIC का हेडक्वार्टर भी है। ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो महिलाओं के लिए अंडर 19 लेवल का जो T20 वर्ल्ड कप है ये पहली बार हुआ है और इसका आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की है और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है भारत ने। तो ये टूर्नामेंट पहली बार हुआ था और भारत ने ही इसको जीत लिया है। भारत ने यहाँ पर फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ICC अंडर 19 जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये इसका फर्स्ट एडिशन था और ये 14 से लेकर के 29 जनवरी के बीच में दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया है। इसमें टोटल 16 टीमें शामिल हुई थी और भारत ने इसका खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। इस टूर्नामेंट के अंदर जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई, यानी कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट खिलाड़ी, वो थी इंग्लैंड की ग्रेस श्रीवेंस। इसमें सबसे ज़्यादा रन लिए हैं भारत की श्वेता शेहरावत ने, टोटल 297 रन इन्होंने लिए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया की मैगी क्लार्क ने, इन्होंने 12 विकेट लिए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, उसने अनाउंस किया है कि भारत की जो टीम जिसने जीता है यहाँ पर उसको 5 करोड़ रुपए रिवार्ड के रूप में दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो भारतीय टीम यहाँ पर शामिल हुई थी उसकी कप्तान थी शेफाली वर्मा। भारत की G20 अध्यक्षता में बिजनेस 20 की स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो B20 यानी कि बिजनेस 20 की पहली मीटिंग हाल ही में हुई है गांधीनगर के अंदर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में B20 इंडिया की पहली बैठक हाल ही में हुई है और B20 के अध्यक्ष कौन है? N चंद्रशेखरन। यहाँ पर आप देख सकते हैं N चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में बिजनेस 20 की स्थापना बैठक गांधीनगर में हाल ही में हुई है। हाल ही में 25 जनवरी के दिन श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है? श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन जो है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेन शुरू की गई है ये भारत गौरव जो पर्यटन ट्रेनें चलाई गई हैं थीम बेस्ड, उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। और ये जो ट्रेन है ये पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसकी यात्रा करवाएगी। तो इसको अभी दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस भारतीय गीत को 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो 2023 के अंदर ऑस्कर अवार्ड्स का 95वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत की कुल 3 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है। एक तो इसमें RRR मूवी का जो गाना है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए टोटल 3 भारतीय फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है।
एक तो RRR मूवी के गाने को, नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में शौनक सेन की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में भी भारत की एक फिल्म नॉमिनेट हुई है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अंदर जो होशंगाबाद जिला है, पहले तो इसी का नाम बदल कर दिया गया था नर्मदापुरम, और अब यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है होशंगाबाद रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है? तो बच्चों के बीच साइंस को बढ़ावा देने के लिए, साइंस को बच्चों के लिए रुचिकर बनाने के लिए ये बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, और अभी हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुई है अहमदाबाद शहर में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। 30 जनवरी को किस राज्य के अंदर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है, ये वैसे तो 2022 में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते 2021 का जो टूर्नामेंट था वो 2022 में हुआ था, इसी के चलते 2022 वाला अभी हो रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के ये टोटल 8 शहरों में हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के इन 8 शहरों के अलावा इसके कुछ इवेंट्स दिल्ली के अंदर भी आयोजित किए जाएंगे। तो देखा जाए तो टोटल 9 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, जिनमें से 8 शहर मध्य प्रदेश के हैं और इसके अलावा दिल्ली। मेन जो इसका मेजबान शहर है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इस बार के 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर टोटल 27 गेम्स शामिल किए गए हैं, और इसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि इस बार के 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है वो है आशा एंड मोगली। जनवरी 2023 में प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया जो कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसने हाल ही में भारत की जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले आपको पता होगा दिसंबर महीने में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को भी प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। टाटा ट्रस्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के अंदर हाल ही में 2 नए व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया है। एक तो सिद्धार्थ शर्मा जो कि बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO, और दूसरी हैं अपर्णा जो कि टाटा ट्रस्ट की COO बनी है यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुख्य परिचालन अधिकारी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि CEO कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ शर्मा। हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमूल जो कि एक सहकारी संस्था है और दुग्ध उत्पादन करती है, इसका हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद शहर में है। तो हाल ही में अमूल ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है श्यामल भाई बी पटेल को। श्यामल भाई बी पटेल ये अमूल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा अमूल ने अपना उपाध्यक्ष बनाया है वामल जी भाई हुंबल को। हालांकि अध्यक्ष के बारे में ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनका नाम याद रखिएगा, श्यामल भाई बी पटेल। 31 जनवरी को भारत के किस पूर्व कानून मंत्री का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि शांति भूषण। तो शांति भूषण भारत के एक प्रसिद्ध वकील थे और सुप्रीम कोर्ट के ये रिटायर्ड जज भी हैं। तो ये भारत के कानून मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई के मंत्रालय में। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है, यानी कि साल के सबसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जनवरी के आखिरी सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो कि आपके आगामी हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।